हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो आज का वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का रहने वाला है, जिसमें 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को सॉल्व करेंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। चलिए चलेंगे पहले प्रश्न पर। और पहला प्रश्न है आपका कि भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जाएगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। अमेरिका में भारत के बाहर जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपके कि भीमराव रामजी अम्बेडकर की देश की सब बाहर सबसे बड़ी मूर्ति, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है, उसका अनावरण जो है कब होने वाला है? 14 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। उसका अनावरण कहाँ पर किया जाएगा? अमेरिका में। और अमेरिका में कहाँ पर? मैरीलैंड राज्य में। ठीक है, अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में होने जा रहा है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 19 फुट ऊंचाई है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा इसे तैयार कराया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशियन गेम्स में इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? ऑप्शन में है अन्नू रानी, अंजू बॉबी जॉर्ज, प्रीति चौधरी या अलका सिन्हा। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नू रानी। ठीक है, कौन बनी है? भारत की अन्नू रानी एशियन गेम्स में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। चलिए इनसे जुड़े कुछ तथ्य देख लें। भारत की अन्नू रानी ने होंगजो, कहाँ पर हो रहे थे ये गेम? तो ये आपके हो रहे थे होंगजो, चीन में। ठीक है, चीन के होंगजो में हो रहे थे एशियाई खेल 2023, जिसमें महिलाओं में जैवलिन थ्रो में 69.92 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता है अन्नू रानी जी ने। वह एशियाई खेलों के इतिहास में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसे राजीव चौधरी के स्थान पे BRO के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल आशीष देसाई, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन, लेफ्टिनेंट जनरल के वेणुगोपाल या लेफ्टिनेंट जनरल JP श्रीवास्तव। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को राजीव चौधरी के स्थान पर BRO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्य देख लें इनसे जुड़े। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन को सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। ठीक है, और क्वेश्चन में ये आपको बताया है कि इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो उन्होंने राजीव चौधरी का स्थान लिया है। ठीक है, किसका स्थान लिया है? राजीव चौधरी का स्थान इन्होंने लिया है। और इस नियुक्ति से पहले वह जनरल ऑफिसर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे में कमांडेंट के पद पर तैनात थे। ठीक, कौन? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन क्या थे पहले ही? वह जनरल ऑफिसर कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियर पुणे पे कमांडेंट के पद पर तैनात थे। और अब इन्हें कौन सा पद मिला है? ब्रो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कैटालिन कार्यको ड्रू वीसमैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ये आपसे पूछा गया है। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, संयुक्त रूप से दो लोगों को, कैटालिन कार्यको और ड्रू वीसमैन को, चिकित्सा का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लें। और महत्वपूर्ण तथ्य है आपके कि वर्ष 2023 के लिए कैटालिन कार्यको और ड्रू वीसमैन को यह पुरस्कार दिया गया है। अब उन्हें ये सम्मान मिला क्यों है? तो उन्हें ये सम्मान न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, किस लिए प्रदान किया गया है? न्यूक्लियोसाइड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को सक्षम बनाया है। ठीक है, अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो वर्ष 2022 में स्वीडिश अनुवांशिकविद स्वांति पावो को यह पुरस्कार दिया गया था। अगर वर्ष 2022 का आपसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो वर्ष 2022 का चिकित्सा के क्षेत्र में स्वीडिश अनुवांशिकविद थे स्वांतो पावो, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन में है 3 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 9 अक्टूबर। तो ये आपका मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी 5 अक्टूबर को, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टीचर्स डे जो है वो आपको 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि आईसीसी ने किस क्रिकेट लीजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन में है कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या महेंद्र सिंह धोनी। तो ये बनाया गया है ऑप्शन नंबर बी आपके सचिन तेंदुलकर, ठीक है। मास्टर ब्लास्टर कहते हैं इन्हें सचिन तेंदुलकर, और क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर को। इन्हें भारत रत्न भी मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपसे सॉल्व कर लूं कि इन्हें भारत रत्न भी दिया गया है। ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर। इन्हें महत्वपूर्ण तथ्य है कि आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ठीक है। किसे बनाया है? सचिन तेंदुलकर को वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और वर्ल्ड कप का पहला मैच जो है वो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा, जो कि हो चुका है, ठीक है। इसके बीच खेला गया था वर्ल्ड कप का पहला मैच, तो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है। ऑप्शन में है आपके रोशनी नाडर, सुधा मूर्ति, फाल्गुनी नायर या इंदिरा नुई। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुधा मूर्ति, ठीक है। लेखिका है प्रसिद्ध सुधा मूर्ति। इन्हें हाल ही में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। और महत्वपूर्ण तथ्य है आपके कि हाल ही में मशहूर लेखिका सुधा मूर्ति को इंडो कैनेडियन समारोह में, कहाँ पर दिया गया है ये इन्हें अवार्ड? इंडो कैनेडियन समारोह में दिया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है लेखिका सुधा मूर्ति को, ठीक है। और क्या है? ग्लोबल इंडिया अवार्ड प्रतिवर्ष एक प्रमुख भारतीय को दिया जाता है जिसने अपने चुने हुए क्षेत्र में एक प्रमुख छाप छोड़ी है। उसने अपने क्षेत्र में, जो उसने क्षेत्र चुना है उसमें उत्कृष्ट कार्य किए हैं, ठीक है, उन लोगों को ये ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड के तहत 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है, ठीक है। क्या दिया जाता है? 50,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है। अगर बात करें कि इससे पहले सुधा मूर्ति के पति को भी वर्ष 2014 में यही पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। किसे दिया गया था? सुधा मूर्ति को। इस साल जो है सुधा मूर्ति को दिया गया है। और सन 2014 में इनके पति को भी ये पुरस्कार दिया गया था, ग्लोबल इंडियन अवार्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन में है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या भारत। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत ने यह खिताब अपने नाम किया है। चलिए इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। और तथ्य है आपके कि हाल ही में नेपाल के दशरथ स्टेडियम में, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि ये खेल कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे आपके नेपाल की दशरथ स्टेडियम में आयोजित हुए थे सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2023, ठीक है। फाइनल मुकाबले ने भारतीय फुटबॉल टीम ने किसको पटकनी देते हुए? पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को हराया इन्होंने, पाकिस्तान को पटकनी देते हुए चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। और आपको बता दें कि सैफ चैंपियनशिप के युवा वर्ग का ये कौन सा टाइटल होता है? तो ये आपका 8वां टाइटल हुआ है, ठीक है। अब तक का ये 8वां टाइटल है सैफ चैंपियनशिप युवा वर्ग में भारत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि कौन व्यक्ति हाल ही में संजय महेंद्रू के स्थान पे भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं? ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन में है मनीष राणा, दीपक योगी, तरुण सोबती या प्रदीप चावला। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरुण सोबती को इस पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। कौन बने हैं? तरुण सोबती जी। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। और आपके महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हो जाएंगे कि हाल ही में वाइस एडमिरल संजय महेंद्रू के स्थान पर किसे बनाया गया है? वाइस एडमिरल तरुण सोबती को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इन्हें कब से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो इन्हें भारतीय नौसेना का कमीशन 1 जुलाई 1988 को ही मिल गया था, ठीक है। और तब से ये अपने 35 साल के करियर में वाइस एडमिरल रहते हुए तरुण सोबती ने नौसेना में कई
अहम पदों पर सेवाएं दी हैं। ठीक है, कितने साल हो गए इन्हें करते हुए? 35 साल से इस क्षेत्र में है। और यह वह नौसेना में नेविगेशन और दिशा निर्देश के विशेषज्ञ माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? नौसेना में उन्हें नेविगेशन दिशा निर्देश का विशेषज्ञ माना जाता है, तरुण सोबती को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन में है राजीव सैनी, विनोद काला, अलक कुमार या दिनेश खरा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिनेश खरा। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष थे दिनेश खरा। उनका कार्यकाल अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा के कार्यकाल को मिला विस्तार। ठीक है, इनके कार्यकाल को अगस्त 2024 तक आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, दिनेश कुमार खरा कार्यकाल अगले साल अगस्त तक बढ़ाया है एसबीआई ने। ठीक है, जो कि चेयरमैन के रूप में कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को किस बैंक में विलय के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। ऑप्शन में है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक या बंधन बैंक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस बैंक को आरबीआई ने मंजूरी दी है विलय में। ठीक है, फिनटेक स्टार्टअप स्लाइस को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिला दिया जाएगा। इसकी मंजूरी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दे दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से दिया गया है? तो ये दिया गया है आपके 3 वैज्ञानिकों को। कौन कौन है चलिए जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कि नए उपकरण विकसित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए। ठीक है, किस लिए दिया गया है भौतिकी में पुरस्कार? 3 लोगों को, पिएरे अगोस्टिनी, फेरेक क्रॉस, एनी एल हुलियर, ये 3 लोग हैं। इनके बीच संयुक्त रूप से इस पुरस्कार को साझा किया गया है। किस लिए किया गया है? क्योंकि इन्होंने नए उपकरण विकसित करने और इलेक्ट्रॉनों की दुनिया की खोज के लिए भौतिकी के पुरस्कार से इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। फिर से देख लीजिए कौन कौन है, पिएरे अगोस्टिनी, फेरेक क्रॉस और एनी एल हुलियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटोर नियुक्त किया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड कप जो हो रहे हैं तो इसमें हाल ही किस पुरुष क्रिकेट विश्व कप द्वारा अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटोर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है महेंद्र सिंह धोनी, दिनेश कार्तिक, अजय जडेजा या आकाश चोपड़ा। तो ये किया गया है मेंटोर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है अजय जडेजा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजय जडेजा को मेंटोर नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल अफगानिस्तान क्रिकेट ने पूर्व भारतीय दिग्गज अजय जडेजा को भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम का मेंटोर नियुक्त कर लिया है। ठीक है, किसे? अजय जडेजा, जो कि भारत के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। इन्हें अफगानिस्तान ने अपना मेंटोर नियुक्त कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है आपकी दलाई लामा, नरगिस मोहम्मदी, सुनीता कृष्णन या अरुंधति रॉय। तो शांति का नोबेल पुरस्कार है ये दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, नरगिस मोहम्मदी को। ठीक है, 2023 का अगर शांति नोबेल पुरस्कार की बात करते हम तो वो दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। चलिए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो ईरानी कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें दिया गया है। ठीक है, कौन है ये ईरानी कार्यकर्ता है, किस लिए दिया गया है? ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई और मानव अधिकारों को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी अथक लड़ाई के लिए, मानव अधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए, उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, इसलिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, शांति का नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में
नियुक्त किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने किसे नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, कार्यकारी निदेशक। तो ये किया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, मुनीष कपूर। मुनीष कपूर को भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, भारतीय रिजर्व बैंक ने, आरबीआई ने मुनीष कपूर को कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। वह कौन सा विभाग संभालेंगे, तो वह आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को संभालेंगे। कौन सा विभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग को संभालेंगे। इससे पहले वे मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और सचिव थे, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि मुनीष कपूर इससे पहले किस पद पर थे, तो वो थे मौद्रिक नीति विभाग के प्रभारी सलाहकार और सचिव थे, ठीक है। और 2012-15 की बात करें तो 2012-15 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। 2015 में इन्होंने IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक के सलाहकार के रूप में इन्होंने कार्य किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2023 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है लुईस ग्लुक, पीटर हैंडके, जॉन ओलाफ फांसे या नरगिस मोहम्मदी। तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ओलाफ फांसे को वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे, जॉन ओलाफ फांसे को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हो जाएंगे। नोबेल अकादमी ने गुरुवार 5 अक्टूबर को यह कहा कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, नॉर्वेजियन लेखक हैं जॉन ओलाफ फांसे, इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023। इसलिए दिया गया है उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए, उनके अभिनव नाटक और गद्य के लिए दिया गया है जो अनकही को आवाज देते हैं, ठीक है। अगर हम वर्ष 2022 की बात करें तो साहित्य के नोबेल अवार्ड को फ्रेंच लेखिका थी एनी एर्नो, इन्हें दिया गया था वर्ष 2022 का, ठीक है। 2023 का दिया गया लेखक जॉन फांसे को और 2022 का दिया गया था फ्रेंच लेखिका एनी एर्नो को, ठीक है। साहित्य में ये नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं, तो ये स्वीडिश अकादमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कौन है ये, अमेरिका की है क्लॉडिया गोल्डिन, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार उन्हें मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कि हाल ही में अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2023 के नोबेल पुरस्कार के विजेता की घोषणा कर दी गई है और यह पुरस्कार अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है, ठीक है। किसे मिला है, अमेरिका की क्लॉडिया गोल्डिन को। बात कर लेते हैं कि इन्हें ये पुरस्कार आखिर मिला क्यों है। तो इन्हें ये मिला है, इन्होंने लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी पे रिसर्च की थी, ठीक है। इनकी रिसर्च से लेबर मार्केट में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के समय के साथ आए बदलाव और काम में जेंडर गैप के मुख्य सोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसलिए इन्हें मिला है, क्यों मिला है, लेबर मार्केट में महिलाओं की भागीदारी पे इन्होंने रिसर्च की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राजस्थान में 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्यों के जिले की कुल संख्या कितनी हो गई है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 3 नए जिले बनाने के बाद राजस्थान में अब कुल कितने जिले हो गए हैं। तो अब हो गए हैं 53 जिले। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 53 जिले अब हो गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके, महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएंगे कि हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, कौन है राजस्थान के मुख्यमंत्री, अशोक गहलोत ने राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की है। कितने, 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है, जिससे जिलों की संख्या पहले 50 थी, अब बढ़कर 53 हो गई है। कितनी हो गई है, 50 से बढ़कर अब 53 हो गई है। और इन 3 नए जिलों के नाम कौन कौन से हैं, कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा इनमें शामिल किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है।
तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए 9 अक्टूबर को। ठीक है, 9 अक्टूबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके इम्पोर्टेंट कि हाल ही में 9 अक्टूबर 2023 को दुनिया भर में विश्व डाक दिवस वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है। और इस दिवस को प्रतिवर्ष 9 अक्टूबर को मनाने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आपका आम आदमियों, ठीक है, आम आदमियों और कारोबारियों की रोजाना जिंदगी सहित देश के सामाजिक, आर्थिक और विकास में डाक क्षेत्र के योगदान के बारे में जागरूकता लाना, ये उद्देश्य है। ठीक है, कि आम आदमी और कारोबारियों की जो डेली लाइफ है उनकी जिंदगी में सामाजिक और आर्थिक विकास में डाक क्षेत्र का क्या योगदान रहता है, इस बारे में लोगों को बताना। इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष की थीम थी टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर ए सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ये आपकी 2023 की थीम है। ठीक है, वर्ल्ड पोस्ट डे की 2023 की थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर रखी गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपना हम। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन में 104, 107, 109 या 113। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 107। 107 पदक जीते हैं इस बार कुल भारत ने, और इसी के साथ ही वो पदक तालिका में चौथे नंबर पे है। ठीक है, चौथे नंबर पर है पदक तालिका पे भारत 107 पदकों के साथ। चलिए कुछ डिटेल जान लें कि हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने विभिन्न प्रकार के खेलों में कुल 107 पदक अपने नाम किए हैं। कितने? कुल 107, जिसमें आपके 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर एंड 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। ठीक है, कितने गोल्ड हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार एशियन गेम्स में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले, तो वो मिले हैं आपके 28। ठीक है, 28 गोल्ड हैं, 38 आपके सिल्वर हैं और 41 आपके ब्रॉन्ज मेडल हो जाएंगे। तो आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि इन खेलों का आयोजन 2022 में किया जाना था, बट कोरोना महामारी के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाया। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया? कोरोना महामारी जो चल रही थी उस कारण इन खेलों का आयोजन नहीं हो पाया। और अगर शुरुआत की बात करें तो वर्ष 1951 में, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 1951 में, और उसके हिसाब से अगर हम जोड़े तो ये आपका 19वां संस्करण है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि ये एशियन गेम्स का कौन सा संस्करण था, तो 19वां संस्करण था। और कहाँ पर आयोजित हुए थे, तो ये चीन के होंगजू में आयोजित किए गए थे ये गेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन में है 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर बी 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस। ठीक है, और क्यों मनाया जाता है? इससे विश्व कपास दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है कपास उत्पादन के लिए सभी जरूरी बदलाव करना। ठीक है, सभी जरूरी बदलाव करना और प्रोडक्शन की नई तकनीक, जो प्रोडक्शन होता है कपास का, प्रोडक्शन की नई तकनीकों को डेवलप करना, नई तकनीकों को डेवलप करना इसका उद्देश्य है वर्ल्ड कॉटन डे मनाने का। ठीक है, वर्ल्ड कॉटन डे मनाने कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसको मनाने का जो मोटो है वो है कपास उत्पादन के लिए सभी जरूरी बदलाव करना और प्रोडक्शन की नई तकनीकों को डेवलप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे हो जाएगा आपका कि 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपका मनाया है ऑप्शन नंबर ए 91। ठीक है, 91 स्थापना दिवस मनाया गया है 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने। डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। हाल ही में 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपना 91वां स्थापना दिवस मनाया है, और भारतीय वायुसेना का गठन आजादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि गठन, क्वेश्चन में पूछा जाए आपसे कि इसका गठन कब हुआ था, तो गठन हुआ था आजादी से 15 साल पहले 8 अक्टूबर 1932 को। इस वर्ष की दिवस की थीम थी IFA एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, क्या थी? इंडियन एयरफोर्स डे की थीम IFA एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज रखी गई है 2023 की थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है विराट कोहली, MS धोनी, आमिर खान या अनुपम खेर। तो ये बनाया गया है माही को, ठीक है, माही मतलब MS धोनी को इसका रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को। महत्वपूर्ण तथ्य है आपका कि हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने क्रिकेट महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इस नियुक्ति के बाद धोनी कंपनी की मात्र 45 सेकंड की प्रमोशनल फिल्म में नजर आएंगे। ठीक है, कितने टाइम के लिए? 45 सेकंड की एक प्रमोशनल फिल्म में नजर आएंगे। रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट अब बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 8 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 अक्टूबर। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर थीम की बात करें हम, इस बार की थीम क्या रखी गई थी? तो इस बार की थीम थी मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स। ये इस बार की थीम 2023 की रखी गई है कि मानसिक स्वास्थ्य जो है, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। ठीक है, सार्वभौमिक मानव अधिकार है। इस बार की थीम रखी गई थी। ठीक है, क्या रखी गई थी? मेंटल हेल्थ इज यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक अधिकार है। थीम 2023 है ये आपके विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, जो कब मनाया जाता है? जो आपका 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके वीकली करंट अफेयर्स जो 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक का है। सारे क्वेश्चन डिटेल के साथ सॉल्यूशन किए गए हैं। तो आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें उसके लिए ऑल द बेस्ट है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।